हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका स्वाई क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि हम मध्यकालीन इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। हमने दो लेक्चर अभी तक देखे मध्यकाल से संबंधित, जहाँ पर हमने देखा मध्यकाल का अर्थ, और उसके बाद हमने समझा कि मोहम्मद बिन कासिम और उसके अभियानों के बारे में। आज हम देखेंगे मोहम्मद गजनवी के बारे में। तो स्वागत है आपका साई क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है ऋषभ गुप्ता और आइए हम शुरू करते हैं हमारे अगले लेक्चर को। तो जैसा कि मैंने बात करी थी आपसे लास्ट लेक्चर में मोहम्मद बिन कासिम और उसके अभियानों के बारे में, कि कैसे अरबों का आक्रमण भारत पर हुआ और भारत में अरब किस तरीके से आगे बढ़े और अरबों ने अपनी सत्ता स्टैब्लिश कर ली सिंध क्षेत्र में। लेकिन वो ज़्यादा समय तक रूल नहीं कर पाए, क्योंकि उनको राजपूतों का प्रतिशोध देखना पड़ा। वो आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा है अपनी सत्ता। तो यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सबसे पहले अरब आए, फिर उसके बाद तुर्किस आए। ज़्यादातर नामों को लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो हमारा जो क्रम है वो सबसे पहले किसका आता है? मोहम्मद बिन कासिम का आता है, जिस 712 एडी में भारत में आया। ठीक है, भारत पर उसने आक्रमण करा, उसके अभियान देखे। फिर उनके आक्रमण के बाद हमने देखा था कि प्रभाव क्या रहे उनके। पहले लेक्चर में तो हमने ओवरव्यू लिया था, दूसरे लेक्चर से हमने प्रॉपर पढ़ाई की शुरुआत कर दी थी। और अगर आप उस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो हमारे। तो आइए अब हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर की ओर चलते हैं, जिसका नाम है मोहम्मद गजनवी का। मोहम्मद गजनवी और उसके आक्रमण की बात हम करते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले, तो दो चीजें आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी। कि एक तो अपन ने सबसे पहला जो टर्म देखा था वो क्या था? अरब था। ठीक है, अरबों के बारे में हमने देखा। ठीक है, अरब। तो अरब जो थे वो कहां से आए थे आपके? ईरान और सऊदी अरब वाले क्षेत्र से आए थे। वर्तमान का आप ईरान या सऊदी अरब वाला क्षेत्र कह सकते हो। ईरान को कई बार जनरली क्या बोला गया? फारस भी बोला गया। फारस भी बोला जाता है, फारस की खाड़ी के नजदीक होने के कारण इसको फारस भी बोला जाता है। अब अगर मैं बात करूं तुर्क, ठीक है, मैंने आपसे अभी कहा कि सबसे पहले अरबों का आक्रमण, फिर उसके बाद कौन आए? तुर्किस आए। तो तुर्क आक्रमण की अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो तुर्क लोग कहां से आए पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई तुर्क कौन थे और कैसे उन्होंने गजनी को जीता, और कैसे मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करा और 17 बार आक्रमण उसका रहा। ठीक है, तो सबसे पहले समझना होगा कि तुर्क लोग कौन थे। तो तुर्कों का आक्रमण जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें समझते हैं तुर्क लोग कौन है। तो तुर्क जो थे वह मध्य एशिया की एक घुमंतु जाति है। घुमंतु आपने कई बार वर्ड सुना होगा। ठीक है, घुमंतु का वर्ड होता है नोमेडिक वर्ड, मतलब खानाबदोश जनजाति हम जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, जो इधर उधर चारे की खाने की तलाश में रहते हैं। तो नोमेडिक ट्राइब थी। कहाँ की? मध्य एशिया की। तो मध्य एशिया को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा मध्य एशिया की लोकेशन। ठीक है, ये है मध्य एशिया की लोकेशन। ठीक है, मध्य एशिया की लोकेशन। तो मध्य एशिया जब भी मैं वर्ड बोल रहा हूं तो आपको यह समझना है आज का कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, और यहाँ पर चाइना मंगोलिया वाला क्षेत्र हो जाएगा। ज़्यादातर जितने भी प्राचीन समय में भी जो आए थे कुषाण, शक, पहलव, ये वो लोग सब इसी एरिया से आए थे। मुख्य रूप से कुषाण और जो तुर्क जनजाति वाला क्षेत्र ये वाला है मध्य एशिया का। ठीक है, ज़्यादातर टर्मिनोलॉजी समझ नहीं पाते। मध्य एशिया आज मिडिल ईस्ट हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे कजाकिस्तान, राजधानी क्या है इसकी? अस्ताना। ठीक है, बीच में इसका नाम नूर सुल्तान हो गया था, वहाँ के शासक की, जिसने मतलब निरंकुश शासक था वहाँ का, काफ़ी समय तक शासन करा था उसने। बाद में वापस इसका नाम अस्ताना कर दिया गया। फिर एक आता है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान जिसकी राजधानी क्या है? बिश्केक। फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान, नाम सुना होगा आपने, ताशकंद। ताशकंद लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित, उनकी मृत्यु से संबंधित था। तुर्कमेनिस्तान, राजधानी क्या है उसकी? अशकाबाद। और तजिकिस्तान दुशांबे। ठीक है, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र नहीं आता है ना। तो ये मुख्य रूप से कितने आपको मिल जाएंगे? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान। 5 स्थान है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मध्य एशिया का मैप है। आगे हम चलते हैं। मैंने आपसे क्या बात करी थी? तुर्क लोग कौन है? ये मध्य एशिया से आई हुई एक घुमंतु जनजाति थी, जो अल्ताई पर्वत, ठीक है, प्राचीन समय में अल्ताई पर्वत जो कि मंगोलिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान वाले क्षेत्र में निवास करती थी। ये लोग कौन होते थे? पशुपालन, घुड़सवार और युद्ध कला में निपुण होते थे। 3 बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने वही बताया, नोमेडिक, खानाबदोश, है ना। जो जनजाति अपने जानवरों के लिए चरवाहा से संबंधित रहती है वो खानाबदोश जनजाति होती है। ठीक है, युद्ध कला में निपुण होते हैं। ये अब्बासी खलीफा और ईरानी शासकों के यहाँ सैनिक या दास के रूप में कार्य करते थे। मैंने लास्ट क्लास में आपसे बात करी थी कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए,
जो उनके उत्तराधिकारी थे वो किस नाम से यानी कि उनको क्या कहा गया, खलीफा कहा गया। मैंने आपसे क्या बोला कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो खलीफा कहलाए, और पहले खलीफा किसको माना गया, अबू बकर माना गया। तो वहीं सिया लोग अली को खलीफा मानते। यहाँ तक अपन ने बात करी थी। ठीक है, बाद में आगे चल के मैंने आपसे कहा था कि ये जो खलीफा पोस्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई राजनीतिक और धार्मिक रूप से। खलीफा का पद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो उन्हीं खलीफाओं में जब अब्बासी खलीफा का शासन था, ठीक है, उमैयद, अब्बासी, उस्मान, ये सब अलग अलग खलीफाओं का टर्मिनोलॉजी रहा है। ठीक है, तो जब अब्बासी खलीफा रहे तो उनके यहाँ पर ये सैनिक और दास के रूप में काम करते थे। ठीक है, ये अरबों से ज़्यादा बर्बर थे, एक बात यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, अरबों से ज़्यादा बर्बर जनजाति थी ये। तो अब्बासी खलीफा और ईरानी शासकों के यहाँ पर ये क्या करते थे, दास के रूप में कार्य करते थे। श्रेष्ठ घुड़सवार और धनुर्धर थे, सैन्य अनुशासन में दक्ष थे, राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी थे। महत्वाकांक्षी होने का मतलब क्या है, उनको सत्ता चाहिए थी। ठीक है, संस्कृति में पारंपरिक खानाबदोश जीवन शैली। ठीक है, जीवन वैसा ही जीना है, एक जगह से दूसरी जगह तक, है ना, ये उनकी मुख्य विशेषताएं थी। ये हमने जान लिया तुर्क के बारे में कि तुर्क लोग कौन है। ठीक है, आज के टर्की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, ये मध्य एशिया से विचरण करते हुए आपके ईरान वाले क्षेत्रों में निवास करे, ईरान तुर्क वाले क्षेत्रों में इन्होंने अपना कब्जा जमाया, फिर धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार करते हुए ये अफगानिस्तान और फिर भारत में प्रवेश करा इन्होंने। तो यहां तक हमने बात करी। ठीक है, अब समझते हैं कि तुर्क राजवंश के बारे में। ठीक है, तो जैसे देखो कुछ तुर्क राजवंश जो भारत में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, जैसे गजनवी वंश। ठीक है, कहां पर था ये, अफगानिस्तान में था। कब से कब तक था, 10वीं से 11वीं शताब्दी के बाद मोहम्मद गजनवी का शासन। ठीक है, 1001 में उसका पहला आक्रमण होता है, तो 11वीं सदी लगभग लगी जाती है। लेकिन जो उसके पहले थे अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, अभी आगे मैं उनसे आपसे बात करूंगा उसके बारे में कि वो कौन लोग थे। ठीक है, 10वीं 11वीं शताब्दी में गजनवी वंश अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। ठीक है, अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी। ठीक है, तो उस पर इनका कब्जा था, गजनी साम्राज्य। फिर दूसरा मैं अगर बात करूं गौर वंश। ठीक है, गौरी वंश। ठीक है, 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी, जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो गौरी वंश की अगर मैं बात करूं तो ये मोहम्मद गजनवी के बाद आएगा। ठीक है, ये गजनी पर कब्जा कर लेंगे गौर लोग, तो किसका स्थापना हो जाएगी, गौरी वंश की स्थापना हो जाएगी। फिर आगे चल के दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, तो उसमें जो मामलुक वंश रहता है जिसमें इल्तुतमिश वगैरह, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये लोग होते हैं। ठीक है, तो वो लोग भी कौन थे, तुर्क ही थे, तुर्किस थे। इलबारी तुर्क और मामलुक तुर्क, दो तरीके के तुर्क थे उसमें भी। सेलजुक तुर्क, जो सेलजुक तुर्क थे वो आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे, फारस के आसपास। ठीक है, फारस मतलब मैंने अभी आपको बताया ईरान वाला क्षेत्र। ठीक है, उस्मानी तुर्क, इन्होंने आगे चल के ओटोमन एम्पायर बनाया, और ये इतने लंबे समय तक चला ओटोमन एम्पायर, 1299 से लेकर 1924 तक। ठीक है, जब प्रथम वर्ल्ड वॉर होता है उस समय ओटोमन एम्पायर जाके खत्म हुआ। ठीक है, जिसमें खिलाफत की सत्ता, आगे जब आप आधुनिक भारत पढ़ोगे तो खिलाफत आंदोलन, उसमें आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है, तो खिलाफत, खलीफा, ठीक है, ये वर्ड्स इससे मिलता जुलता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ आपसे, तो हमने देखा कि भाई तुर्क लोग थे कौन, है ना। अब हम चलते आगे कि तुर्कों का आक्रमण की बात करते हैं। तो तुर्कों का आक्रमण होता है, लेकिन उसकी कुछ पृष्ठभूमि जानना जरूरी है, जहां मैं आपसे सबसे पहले बताता हूं आपको अलप्तगीन के बारे में। ठीक है, तो ये सामानी वंश का शासक एक था अब्दुल मलिक, उसका दास था। ठीक है, दास गुलाम, है ना। तो अब्दुल मलिक सामानी वंश का। अब ये सामानी वंश कहाँ था, बुखारा वाला क्षेत्र में। अब बुखारा वाला क्षेत्र कौन सा, वो उज्बेकिस्तान, जिसकी मैंने अभी आपको राजधानी बताई ताशकंद। ठीक है, तो वहां पर क्या था, बुखारा नामक एक जगह, वहां पर कौन सा वंश था, सामानी वंश था। वहां का शासक कौन था, अब्दुल मलिक था, और उसका दास कौन था, अलप्तगीन था। योग्य व्यक्ति था, दूरदर्शिता रखता था, है ना, दूर के रखता था उसको। 956 एडी में इसने क्या करा, खुरासान पर कब्जा कर लिया। ठीक है, खुरासान वाले क्षेत्र पर इसने क्या कर लिया, अपना कब्जा जमा लिया, वहां का राज्यपाल बन गया ये। ठीक है, खुरासान मतलब आपका ईरान वाला क्षेत्र में आ जाएगा। 963 एडी में इसने क्या करा, यहाँ पर यामिनी वंश की नींव डाली। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गजनवी वंश का दूसरा नाम ही क्या है, यामिनी वंश है। ठीक है, तो अगर वर्ड आए यामिनी वंश या गजनवी वंश, ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है। तो नींव किसने रखी, अलप्तगीन ने रखी थी। कब रखी, 963 एडी में रखी। राजधानी किसको बनाया, गजनी को, क्योंकि इसने गजनी को जीता। ठीक है, गजनी कहाँ आता है, वर्तमान अफगानिस्तान में आता है। ठीक है, यही क्वेश्चन रहते हैं सारे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है भाई, अलप्तगीन किसका दास था, अब्दुल मलिक का दास था। फिर यामिनी वंश की स्थापना करने वाला कौन था, अलप्तगीन था। गजनवी वंश की स्थापना करने वाला कौन था, अलप्तगीन था। कब करी, 963 में करी। राजधानी क्या थी, गजनी थी। ठीक है, अब अलप्तगीन के बाद बीच में 969 के बाद 977 के बीच में 2-3 शासक और आते हैं, बलप्तगीन, पिरिप्तगीन, लेकिन ये अयोग्य रहते हैं, कुछ खास इनमें इनके बारे में नहीं पढ़ना रहता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शासक आता है वो कौन आता है, सुबुक्तगीन आता है। ठीक है, सुबुक्तगीन आता है कब से कब तक, 977 से लेकर 997 के बीच में। ठीक है, कौन था ये, अलप्तगीन का गुलाम।
ठीक है, पहले गुलाम बनाते, फिर उसके बाद अपनी लड़की की शादी करवा देते तो दामाद, और वही दामाद आगे चल के क्या बन जाता है, उत्तराधिकारी बन जाता है। देख लो भाई, ये फायदा होता है। ठीक है, अपने योग्य होने का। तो अलब्तकीन का कौन था, गुलाम दामाद, और आगे चल के क्या बना, उसका उत्तराधिकारी बना, कौन, सुबुक्तगीन बना। ठीक है, 977 ईस्वी में इसने गजनी का शासक बना। 977 में इसने क्या शासक, कहाँ का शासक बन जाता है, ये गजनी का शासक बन जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, भारत में पहली बार तुर्क आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने नहीं किया। ठीक है, भारत में से पहली बार तुर्क आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था, सुबुक्तगीन के समय हुआ था। सुबुक्तगीन के समय हुआ था, कहाँ पर, पंजाब वाले क्षेत्र में। वहां का शासक कौन था, जयपाल। ठीक है, तो जब भी पढ़ो थोड़ा सा कंपेयर जरूर करो। कंपेयर करने से मेरा मतलब है कि आप जैसे मैंने बताया मोहम्मद बिन कासिम कब आया, 712 में आया। ठीक है, इनका शासनकाल कब, मैंने बताया आपको, जयपाल के समय आया। ठीक है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करा था, उस समय सिंध का शासक कौन था, दाहिर था। ठीक है, और यहां मैं बात कर रहा हूं पंजाब वाले क्षेत्र की, हिंदूशाही शासक की। तो पंजाब वाला क्षेत्र आज का, दोनों पंजाब समझ के चलो, पाकिस्तान में पंजाब वाला क्षेत्र और भारत का पंजाब क्षेत्र। ठीक है, तो वहां पर जो शासन था वो किसका था, हिंदूशाही वंश का शासन। वहां का शासक कौन था, जयपाल। तो ये कंपैरिजन की बात कर रहा हूं मैं कि जब मोहम्मद गजनवी आएगा तब भी जयपाल रहेगा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम उस समय कौन रहेगा आपका, दाहिर रहेगा। तो कंपैरिजन कर कर आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कम रहेगा। तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसके समय हुआ था, सुबुक्तगीन के समय था। टाइम पीरियड याद रखना, 986 एडी में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में मैंने आपसे क्या बात करी अभी तक, तुर्क लोगों की बात करी कि तुर्क कौन थे, मध्य एशिया से आई हुई एक नोमेडिक ट्राइब थी। युद्ध कला में निपुण थे, पशुपालन इनका पैसा था। ठीक है, धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, अब्बासी खलीफा और ईरानी शासकों के साथ थे और उन्हीं का क्षेत्र इन्होंने जीत लिया। ठीक है, उन्हीं में से एक व्यक्ति कौन था, अलब्तगीन था। फिर आगे चल के सुबुक्तगीन। ठीक है, और सुबुक्तगीन का ही जो बड़ा बेटा रहता है वही कौन रहता है, मोहम्मद गजनवी रहता है। ठीक है, सुबुक्तगीन के बाद उत्तराधिकारी की लड़ाई में बड़े बेटे मोहम्मद गजनवी के हाथ में सत्ता आती है। ठीक है, इसका जन्म कहाँ होता है, वही 971 में गजनी साम्राज्य में। अच्छा, ये गजनी स्थान है और गजनवी उसका सरनेम है, और गजनवी वंश। ठीक है, गजनवी वंश या फिर आप यामिनी वंश भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि गजनवी वंश का संस्थापक या वास्तविक जो आप बोल सकते हो आगे चल, ठीक है, जिसने पूरा साम्राज्य फैलाया, वो कौन था, मोहम्मद गजनवी था। ठीक है, तो पिता कौन, सुबुक्तगीन। शासनकाल कब से कब तक था इसका, 998 से 1030 एडी तक। ठीक है, बात करी थी मैंने आपसे एडी, है ना। तो 32 वर्ष तक इसका शासन था मोहम्मद गजनवी का। ठीक है, बगदाद का जो खलीफा थे उस समय, उन्हें इनको उसने मोहम्मद गजनवी को यामीन उद्दौला और आमीन उल मिल्ला दो उपाधियां दी। ठीक है, पहली उपाधि यामीन उद्दौला की, साम्राज्य का दाहिना हाथ। ठीक है, राइट हैंड बोला। और दूसरा आमीन उल मिल्ला की, धर्म संरक्षक, की धर्म की रक्षा करने वाला मोहम्मद गजनवी। ठीक है, ये कौन बोल रहे, बगदाद के खलीफा उस समय के। ठीक है, अल वकी बिल्ला उनका नाम था। आपको उस पर नाम पर नहीं जाना है, क्योंकि खलीफा कई चेंज होते रहे, हमारे लिए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है मोहम्मद गजनवी। ठीक है, ये दो उपाधियां उसको दी गई थी। फिर दुनिया का प्रथम सुल्तान किसे कहा जाता है, मोहम्मद गजनवी को कहा जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा कहाँ ये बात लिखी हुई, ये लिखी है तारीख ए गुजिरा में, किताब का नाम है। ठीक है, इस किताब में बताया गया है कि दुनिया का पहला सुल्तान कौन है, मोहम्मद गजनवी। वैसे इसने एक शासक को हराया था, उसके बाद ये उपाधि उसको दी गई थी, दुनिया का पहला आजम या पहला सुल्तान कहा गया था। गजनवी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, राजधानी इसकी भी गजनी थी। अच्छा, इसका जो साम्राज्य फैला था वो कहाँ कहाँ था, ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, पंजाब। ठीक है, ये देखिए मैप के माध्यम से, ये जो पूरा एम्पायर मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा एम्पायर, ये गजनवी साम्राज्य। ठीक है, आप देख लीजिए भारत, भारत की लोकेशन। ठीक है, अच्छा ये जो बन रहा है ये मैप में, ये यहाँ तक उसके आक्रमण की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ तक उसने आक्रमण करा। ठीक है, और इतना बड़ा एम्पायर था, ये पंजाब वाला क्षेत्र लाहौर आ गया। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब की राजधानी आज लाहौर ही है। ठीक है, तो ये उसका गजनवी एम्पायर था। इसमें देखो ईरान, अफगानिस्तान, आपका मध्य एशिया का क्षेत्र भी आ रहा है, कुछ देखो तेहरान। ठीक है, तो ये उस समय का गजनवी एम्पायर था, जो किसके कंट्रोल में था, मोहम्मद गजनवी के कंट्रोल में था। तो फिर क्या कारण था कि इसने भारत पर आक्रमण करा, देखो मेन उद्देश्य जो मोहम्मद गजनवी का था ना, अगर बात की जाए तो भारत की तरफ से धन लूटना था और इधर के साम्राज्य को उसको विस्तृत करना था। मतलब पैसे की आवश्यकता उसको किस लिए चाहिए थी, भारत से लूटकर इस वाले क्षेत्र को जीतने के लिए चाहिए थी। ठीक है, ये वाला क्षेत्र उसको अपने कंट्रोल में करना था। तो पैसे की आवश्यकता उसको भारत से, उसने भारत तरफ उसका साम्राज्य स्टैब्लिश नहीं करना चाहा। ठीक है, लेकिन मेन उसका उद्देश्य क्या हो गया, आगे चलकर भारत में उसका साम्राज्य स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, पूरी तरीके से स्टैब्लिशमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि आगे चलकर स्टैब्लिशमेंट तो किसने करा, मोहम्मद गोरी ने करा। ठीक है, धन की प्राप्ति पहला उद्देश्य, इस्लाम धर्म का प्रचार और शक्ति विस्तार।
ठीक है, उसको मध्य एशिया को कंट्रोल करना था, ईरान वगैरह, इराक वगैरह, ये वाले जो कंट्रोल इसको करना था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने किसको पार करा? खैबर दर्रे को पार कर कर भारत में आया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, मोहम्मद गजनवी कौन से दर्रे को पार कर कर आया था? खैबर दर्रे को पार कर कर भारत में आया था। 3 उसका उद्देश्य होता है। ठीक है, पहला धन की प्राप्ति, इस्लाम धर्म का प्रचार और शक्ति विस्तार। क्लियर है इतनी बात? तो क्या बात करी मैंने आपसे? मोहम्मद गजनवी की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। 971 एडी में गजनी में इसका जन्म हुआ था। पिता का नाम सुबक्तगिन था। ठीक है, क्या इसका शासनकाल रहा है? दुनिया का पहला सुल्तान कौन सी किताब में कहा गया? इसको तारीख गुंजिदा में कहा गया। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? धन प्राप्ति, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार और शक्ति का विस्तार। कौन से दर्रे को पार कर आया था? खैबर दर्रे को। कई बार पूछा गया, है ना। आपका इसमें भी पूछा गया था कि सिकंदर कौन से दर्रे को पार कर आया है। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी कौन से दर्रे को पार करके आया था? खैबर दर्रे को पार कर। आगे मैंने आपको बताया कि इसका एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था, यार। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है आपकी मोहम्मद गजनवी के भारत पर 17 आक्रमण। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे 17 आक्रमण पढ़ना है, पर कुछ एक आक्रमण ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं आपसे अगर बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट आक्रमण की, तो लिस्टिंग मैंने आपको पूरी कर दी है, लेकिन सभी आक्रमण याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नोट्स के हिसाब से आप अगर आप चाहो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पहला आक्रमण 1000 एडी में हुआ। ठीक है, हिंदू शाही शासक किसके? जयपाल के विरुद्ध। ठीक है, 1001 वेहंत की प्रथम लड़ाई। ठीक है, जयपाल को पराजित करा, सुबुक्तगिन ने भी पराजित करा था पहला तुर्क आक्रमण में, और किसने पराजित करा? वेहंत की लड़ाई में मोहम्मद गजनवी ने भी पराजित करा। ठीक है, फिर उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आक्रमण जो आता है उसका 1008 में अगला। देखो, एक तो पहला आक्रमण आपको याद करने की जरूरत है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो छठा। ठीक है, बाकी इनको पढ़ लेना, कोई खास नहीं है। जैसे चौथा आक्रमण करमाती संप्रदाय के विरुद्ध था। ठीक है, आगे चलकर वापस करमाती संप्रदाय 1010 में अब्दुल फतेह दाऊद को वापस पराजित करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बात करी आपसे? पहला आक्रमण हिंदू शाही शासक। ठीक है, वेहंदे की लड़ाई 1001 1002 अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाता है, लेकिन यही अप्रोक्स सन है, कोई आपसे सन नहीं पूछेगा। फिर उसके बाद 1009 में नगरकोट। ठीक है, नगरकोट ज्वाला देवी का मंदिर, है ना। कुछ मैंने मंदिर जहां पर उसने लूटा था, देखो सोमनाथ मंदिर को लूटा था ये तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन कुछ और मंदिर जो भारत के नुकसान पहुंचाए गए थे, किसके द्वारा? मोहम्मद गजनवी के द्वारा, तो वो भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि मोहम्मद गजनवी का पहला आक्रमण जयपाल के विरुद्ध, फिर उसके बाद उसका छठा आक्रमण, ठीक है, वेहंत की दूसरी लड़ाई, आनंदपाल ने एक संघ बनाया था, राजपूत राजाओं से मिलकर एक संघ बनाया था, लेकिन फिर भी आनंदपाल की क्या हार होती है? जयपाल का पुत्र था। जयपाल तो पहले युद्ध के बाद पहले युद्ध में मिली हार के बाद वो क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो जयपाल ने क्या करी? आत्महत्या। क्लियर है? फिर उसके बाद मैं अगर बात करूं आनंदपाल, जयपाल का पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं और उसके आक्रमणों की बात करते हैं। तो अच्छा, 17 आक्रमण है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 12 ही आक्रमण है, लेकिन एक व्यक्ति का नाम याद रखना जो हम देख रहे हैं ये आक्रमण, प्रोफेसर हेलियट के अनुसार देख रहे हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स जो मैं बोलता हूँ ना, उसको नोट कर लिया करो। ठीक है, जो बातें यहाँ पर नहीं लिखी रहती है, तो प्रोफेसर हेलियट के अनुसार कितने आक्रमण बताए गए? 17 आक्रमण बताए गए, बाकी कुछ इतिहासकार कहते हैं 12 ही आक्रमण। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया अभी पहला आक्रमण बताया, फिर उसके बाद आनंदपाल, जयपाल, नगरकोट में ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चल के त्रिलोचन पाल, हिंदू शाही शासक। ठीक है, फिर उसके बाद थानेश्वर, थानेश्वर आपका कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। वहां पर कौन सा? चक्रस्वामी मंदिर। ठीक है, अभी इसके पहले ज्वाला देवी का मंदिर देखा, फिर चक्रस्वामी का मंदिर लूटा। फिर उसके बाद कश्मीर में भी आगे भीमपाल को पराजित करा। ठीक है, मतलब हिंदू शाही शासक को तो पीछे ही पड़ा हुआ था ये। किसकी बात कर रहे हैं अपन? मोहम्मद गजनवी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट 12वां आक्रमण 1018 एडी में कन्नौज और मथुरा। ठीक है, मथुरा जिसका नाम कई बार महावन भी मिल जाता है। ठीक है, तो मथुरा के मंदिरों को लूटा कौन से आक्रमण में? 12वें आक्रमण में 1018 एडी में। क्लियर है बात? फिर उसके बाद उसका अगला आक्रमण विद्याधर। ठीक है, कई किताबें लिखती है कि विद्याधर ने मोहम्मद गजनवी को पराजित कर दिया, कई किताबें लिखती है कि मोहम्मद गजनवी ने विद्याधर को पराजित कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली ये था कि इन दोनों में आपस में समझौता हो गया था। ठीक है, बाद में विद्याधर ने कुछ किताबें उसको भेंट करी। ठीक है, कुछ भेंट पहुंचाई वहां से,
कुछ किले बाद में क्या करा कि मोहम्मद गजनवी ने विद्याधर को कुछ किले वापस दे दिए। इस तरीके की बातें लिखी हुई है, आपको नहीं जानना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आक्रमण की हम बात करते हैं, ठीक है, वो कौन सा है? गुजरात पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर, ठीक है। कौन सा आक्रमण है? 16वां आक्रमण। कई किताबों में आपको 17वां भी मिलेगा, ठीक है। बस आप एक अप्रोक्स टाइम याद रखो, 1025-26 AD में गुजरात पर आक्रमण। शासक का नाम याद रखो, भीम फर्स्ट, ठीक है। भीम फर्स्ट कौन सा? सोमनाथ मंदिर को लूटा। देखो रेगिस्तान के रास्ते इसने इसको पता चला कि सोमनाथ मंदिर की संपत्ति अपार है, ठीक है। तो रेगिस्तान के रास्ते इसने सोमनाथ गुजरात में प्रवेश करा, ठीक है। वहां पर ब्राह्मणों के द्वारा इसका विरोध करा गया, लेकिन वहां पर मोहम्मद गजनवी ने ब्राह्मणों का कत्लेआम कर दिया, ठीक है। और सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर की दीवारों को मतलब तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, लूट लिया, ठीक है। शिवलिंग को नष्ट कर दिया। और ये सब की जो मतलब कह सकते हो आप, इन सबको लूटने के बाद कहाँ ले जाया गया? सऊदी अरब में मक्का मदीना की दीवारों में चुनवा दी, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखी है किताबों में, इनकी हमको बात नहीं करनी है। बस आप इतना याद रखो कि सोमनाथ मंदिर की लूट, ठीक है। तो ये उसके जो मुख्य प्रमुख 16-17 आक्रमण है। जैसे 17वां आक्रमण कब है उसका? 17वां आक्रमण सीमावर्ती जाटों के विरुद्ध, ठीक है। तो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण और आखिरी आक्रमण किसमें? जाटों के विरुद्ध, क्योंकि जाटों का भी कत्लेआम करा था, ठीक है। कब के जाटों ने क्या करा था एक्चुअल में? जब सोमनाथ मंदिर से लूट कर ले जा रहा था धन, तो उस समय मोहम्मद गजनवी को लूट लिया था, ठीक है। मोहम्मद गजनी को लूट लिया था, तो वापस इनको प्रतिकार करने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए जाटों के विरुद्ध इसने आक्रमण करा था। 17वें आक्रमण की ये भूमिका, इसलिए कई बार सोमनाथ मंदिर को भी 17वां आक्रमण लिख देते हैं कि वो वही वाला आक्रमण आखिरी था, क्योंकि ये तो एक्चुअल में बदला था, क्योंकि वो जाटों ने क्या करा था? उनका धन लूट लिया था। 1030 AD में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसे होती है? मलेरिया रोग से होती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आजकल के एग्जाम में अजीब गरीब क्वेश्चन पूछ लेती है, ठीक है। जैसे लू लगने से किसकी मौत हुई थी इतिहास में? बहलोल लोधी की हुई थी लू लगने से, ठीक है। मलेरिया रोग से किसकी हो गई थी? आपकी मोहम्मद गजनवी की हो गई थी। फिर और भी एक दो घोड़े से गिरकर कौन मर गया था? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर कौन मर गया था? ठीक है। ये इस तरीके की टर्म चीज़ें आती है ना। जैसे मैंने आपको बताया पुस्तकालय की सीढ़ियों से हुमायूं की मौत हो गई थी, है ना। तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिए। फिर मैं अगर बात करूँ आपसे, भारतीय इतिहासकार क्या बोलते हैं भाई मोहम्मद गजनवी के बारे में? बूथ सिकन या फिर मूर्ति भंजक बोलते हैं, मूर्तियाँ तोड़ने वाला। मैंने आपको बताया कितने सारे मंदिर, मथुरा के मंदिर, चक्रस्वामी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, इन सब को लूटा उसने, ठीक है। तो मोहम्मद गजनवी को क्या बोला गया? बूथ सिकन या फिर मूर्ति भंजक बोला गया। गजनी जाकर इसने क्या बनाया? विश्वविद्यालय बनाया, पुस्तकालय बनाया, अजायब घर बनाया। भाई पैसा तो यहाँ से ले गया था, तो क्या करा वहाँ जाके पैसे का? ठीक है। तो विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, अजायब घर, ये सब चीज़ों को का निर्माण करवाया गजनी में। कुछ उसके सिक्के भी मिलते हैं चांदी के लिखे हुए, ठीक है। एक तरफ अरबी में लिखा है और दूसरी तरफ काय में लिखा हुआ है? शारदा लिपि में, ठीक है। शारदा लिपि काय में चलती है? कश्मीर में चलती है। क्लियर है बात? उस पर क्या लिखा है? अवक्तमेक मोहम्मद अवतार नरपति महमूद, ठीक है। ये लिखा हुआ है शारदा लिपि में। फिर उसके बाद मोहम्मद गजनवी की सेना में दो हिंदू व्यक्ति भी थे, सेवन राय और तिलक नामक दो व्यक्ति, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात करी मोहम्मद गजनवी किस तरीके से भारत में आया, पृष्ठभूमि, तुर्क कौन थे, ठीक है, तुर्क कौन थे, उसकी पृष्ठभूमि देखी हमने। फिर उसके बाद हमने देखा मोहम्मद गजनवी के आक्रमण देखे, सारे 17 आक्रमण आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर मुख्य मुख्य आपको आक्रमण पता होना चाहिए कि भाई हिंदूशाही शासक जयपाल, फिर आनंदपाल, विलोचनपाल, भीमपाल, इन चारों के विरुद्ध आक्रमण। फिर कर्माती संप्रदाय एक, फिर उसने नगरकोट का ज्वालामय देवी मंदिर, थानेश्वर का चक्रस्वामी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, और आखिरी आक्रमण जाटों के विरुद्ध, ठीक है। लेकिन मोहम्मद गजनवी के बारे में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये विद्वानों का संरक्षक भी है, ठीक है। विद्वानों का संरक्षक है, तो कौन कौन से विद्वान इसके दरबार में थे या फिर इससे रिलेटेड है? तो एक तो व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? उद्बी, ठीक है। उद्बी जिन्होंने किताब लिखी तारीख यामिनी, ये इसका दरबारी इतिहासकार था, ठीक है। अच्छा, तारीख यामिनी में ही भारत को क्या बोला गया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत को सोने की चिड़िया, ठीक है। कई बार आपने सुना है कि भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता है, लेकिन ये इसका रेफरेंस कहाँ मिलता है? आपको तारीख यामिनी में मिलता है, उद्बी ने लिखा है। क्लियर है बात? ठीक है, भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। फिर उसके बाद बेहाकी, ठीक है, बेहाकी ने किताब लिखी थी तारीख सुबुक्तगिन, ठीक है, तारीख सुबुक्तगिन। फिर उसके बाद इसमें एक चीज ध्यान रखना, लेनपुल ने इससे कहा है, लेनपुल ने क्या बोला है बेहाकी को? पूर्व का पेप्स, ठीक है। पूर्व का पेप्स नाम से किसको जाना गया? बेहाकी को जाना गया,
ठीक है, उद्बी बयाकी, फिरदौसी का याद रखना शाहनामा, ठीक है, ईरान के शासकों को शाह बोला जाता है, ठीक है, तो फिरदौसी ने क्या लिखी, शाहनामा लिखी। कुछ और है, फराबी जो एक दार्शनिक था, उजारी जो एक कवि था, तुसी जो क्या था, एक कुरासनी विद्वान था, अंसुरी उसका एक शिक्षक था, ठीक है। लेकिन इनमें एक नाम जो छूट रहा है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन है, आपका अल बरूनी, ठीक है। तो अगले 5-7 मिनट में हम अल बरूनी को खत्म करेंगे, अल बरूनी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अल बरूनी की अगर मैं बात करूं, तो इसका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी, ये जानने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है, सिर्फ अल बरूनी का नाम याद रखो। इसका जन्म कहाँ हुआ था, 973 एडी में ख्वारिज में हुआ था, ठीक है। ख्वारिज में आज कहाँ पड़ता है आपका, वही बात है, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। इसको खीवा नाम भी लिखा हुआ मिलेगा कई किताबों में आपको, खीवा, ठीक है। मृत्यु कब होती है, 1048 एडी में। अच्छा, ये ख्वारिज में से भारत कैसे आया, ठीक है, मोहम्मद गजनवी के साथ आया 1017 एडी में। एक्चुअल में मोहम्मद गजनवी ने ख्वारिज में पर आक्रमण करा था, वहां से मोहम्मद गजनवी किसको साथ में ले आया, अल बरूनी के साथ में ले, और अल बरूनी 1017 एडी में ही क्या आया हुआ, भारत आता है। 10 साल भारत में रहा, तो भारत में क्यों रहा ये, ठीक है, भारत में रहने के पीछे इसका कारण क्या था, भारत के समाज को जानना, कई सारी किताबों का अध्ययन करना, ठीक है। क्या था ये, फारसी विद्वान था, किताब अरबी में लिखी हुई है ना। किताब कौन सी लिखी इसने, तहकीक मालाल हिंद, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, तहकीक हिंद, ठीक है, किताबुल हिंद, ठीक है, किताबुल हिंद के नाम से, या फिर भारत की खोज भी बोल देते इसको। क्या मिलता है इसमें, भारत के जीवन, धर्म, विज्ञान, दर्शन, सत्य, अन्वेषण, इन सब की जानकारी मिलती है आपको, ठीक है। जैसे और देखते हैं हम आगे, क्या क्या चीज का ज्ञाता था ये, खगोल शास्त्री भी था, गणितज्ञ भी था, भूगोलवेत्ता भी था, इतिहासकार भी था, समाजशास्त्री भी था। कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था, अरबी, फारसी, संस्कृत, तुर्क, सीरियक, इन सब भाषाओं का जानकार था, ठीक है। संस्कृत की अगर मैं बात करूं, तो भारत आकर सीखी इसकी, ठीक है, संस्कृत सीखी और हिंदू ग्रंथों का अध्ययन करा। 10 साल भारत में रहा तो भारत की किताबों का, ग्रंथों का, सबका अध्ययन करा, और फिर इसने गजनी जाकर किताब लिखी, ठीक है। क्या था इसके वर्णन का विषय, क्या किन चीजों की बात करी इसने, हिंदू धर्म दर्शन की बात करी, कि भारतीय समाज कैसा है, ठीक है, कौन से धर्मों को फॉलो किया जाता है, ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ग पर है, ये बात इसने बताई, ठीक है। जाति व्यवस्था की बात करी, वही मैंने बताया ना आपको, ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ग पर है। फिर भूगोल, खगोल, संस्कृत, साहित्य, भारतीय विज्ञान, गणित, सामाजिक जीवन, रीति रिवाज, इन सब की बात करी। भारत के समाज को सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन करने वाला व्यक्ति कौन था, आपका अल बरूनी था, ठीक है। मूर्ति पूजा, जातिवाद, ब्राह्मणों के विशेषाधिकार, ये सब बातें करने वाला भी कौन है, आपका अल बरूनी, ठीक है। तो क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, अल बरूनी ने भारत के विषय में क्या बोला, ठीक है, कि वहाँ का समाज कैसा है, ठीक है, भारत के समाज को व्यवस्थित अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन है, अल बरूनी है, ठीक है। आलोचना उसने किस चीज की करी, एक तो मूर्ति पूजा की आलोचना करी, ठीक है, और जातिवाद की आलोचना करी, और ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की भी उसने आलोचना करी, ठीक है, कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे ऊपर पोस्ट पर है, ठीक है, टॉप लेवल पर। फिर भारत का प्रथम वैज्ञानिक और तुलनात्मक अध्ययन करने वाला विदेशी विद्वान, ये इंपॉर्टेंट है, कोई बाहरी व्यक्ति ने भारत का अध्ययन करा और फिर उसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करा, पहला व्यक्ति था वो। उसकी पुस्तक आज भी भारत के मध्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। मध्यकाल को जानने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किताब अगर बात की जाए, तो अल बरूनी की ही किताब मानी जाती है, किताबुल हिंद। फिर और देखते हैं नेक्स्ट, कुछ बातें और है ना, जैसे डायरेक्ट एमसीक्यू में आ सकती है, 11वीं सदी की भारत का दर्पण कहलाने वाली किताब कौन सी है, किताबुल हिंद है। फिर उसके बाद पुराणों का इतिहास अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, अल बरूनी, पहला मुसलमान, ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान, है ना, ध्यान रखना। इसका हिंदी अनुवाद किसने करा, रजनीकांत शर्मा ने। अंग्रेजी अनुवाद किसने करा, एडवर्ड सचाउ ने, ठीक है। अल बरूनी के अनुसार भारत में चतुवर्ण व्यवस्था के नीचे 8 अंत्यज आते थे, जिनमें धोबी, मोची, कुम्हार, जादूगर, नाविक और मछुआरा आते थे, ये बात भी उसने बोली, ठीक है। भारत की जाति व्यवस्था या सिस्टम को उसने बहुत अच्छे से डिफाइन करा, ठीक है। इसकी रचनाओं में प्लेटो का नाम भी मिलता है, अरस्तु का नाम भी मिलता है, ब्रह्मगुप्त, वरामिहिर, इन सब का नाम भी मिलता है, ठीक है। कपिल के सांख्य दर्शन, ठीक है, और पतंजलि के योग दर्शन की विवेचना भी करी इसने अपनी पुस्तक में। भागवत गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण के भी उदाहरण दिए इसने, ठीक है। और भारतीय दर्शन की जो तुलना है वो किससे कर रहा है, ये यूनानी दर्शन से कर रहा है, ठीक है। तो ये अल बरूनी के बारे में कंप्लीट डिटेल है। अल बरूनी किस तरीके से भारत में रहा, उसने कैसे अध्ययन करा, और अध्ययन करने के बाद उसने जो किताब लिखी उससे भारतीय समाज और अन्य चीज़ों का वर्णन मिलता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आज अपन ने जो जाना किसके बारे में, सबसे पहले कि तुर्किश लोग कौन थे। लास्ट लेक्चर में हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जाना था, तो हमने देखा था अरब लोग कौन है। आज हमने देखा कि
तुर्क आक्रमण के बारे में। तो मोहम्मद गजनवी का जो आक्रमण रहा, तो उससे पहले हमने समझा तुर्क कौन है, अलबतगीन कौन है, सुबक्तगीन कौन है, उनकी लोकेशन जानी, कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, कौन सा एम्पायर कैसा बनाया उन्होंने। मोहम्मद गजनवी के 17 आक्रमण देखे, ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने क्या क्या किया। फिर उसके बाद किस तरीके से भारत को लूटा, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण देखा। फिर उसके बाद कौन कौन उसके दरबार में कौन कौन विद्वान थे, और लास्ट में हमने जाना अलबरूनी के बारे में। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे भी इसी तरीके के लेक्चर फॉलो चाहते हो तो हमारे चैनल से बने रह सकते हो। और हमें इस चैनल की जो लेक्चर है इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, ये उसका क्यूआर कोड है। आगे हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, जैसे ये हमारा तीसरा लेक्चर है, इसके बाद हमारा जो भी नेक्स्ट चौथा लेक्चर रहेगा वो मोहम्मद गोरी के ऊपर रहेगा। तो बने रहे इसी प्लेटफॉर्म के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।